अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान अदबी फ़ोरम के चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ आपकी खिदमत में मारूफ मज़ार निगार व शायर अज़ीम काजी की ज़ेर तबाह किताब घोड़ा पौड़ी किस्तवार पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप इस कहानी में अज़ीम काजी के लतीफ़ हिस्से मज़ाह से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। नाजरीन, घोड़ा पौड़ी की तमाम किस्तें देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। कहानी शुरू करने से पहले मुसन्नफ़ का हल्का फुल्का तारफ़ ज़रूरी है। इस सिलसिले में अपनी किताब में वो ख़ुद यूँ रकम तराज हैं। काजी अब्दुल गफ़ूर नाम है और उस्ताद मोहतरम हज़रत आज़म तौकीर ने बग़ैर सोचे समझे अज़ीम काजी के ओहदे पर फैज़ कर दिया। 2 नवंबर 1976 को शहर कबूला के करीबी गांव 93B में पैदा हुआ। वालिद ग्रामी काश्तकारी जैसे बेफैज़ शोबा से वाबस्ता हैं और ताहयात रहेंगे इंशाअल्लाह। वाजिबी सी तालीम अपने गांव की ठंडी छाँव में हासिल की और आला तालीम हासिल करने की गर्ज से दीपालपुर शरीफ की सरजमीन पर कदम रखे। यहाँ तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ अनवा के उलूम फ़नून मुख्तलिफ़ असातिज़ा से सीखे और मज़ीद ज़लीलो ख्वार होने के लिए लाहौर की सरजमीन को मुक़द्दस जाना और मुँह उठाए चले आए। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं घोड़ा पौड़ी की वीडियो। नाजरीन इकराम, आप इस चैनल से अज़ीम काजी की एक मज़ाहिया तहरीर घोड़ा पौड़ी को किस्त बार देख रहे हैं। आज हम इसकी 9वीं किस्त पेश कर रहे हैं। तो मुलाहिज़ा हो घोड़ा पौड़ी की किस्त नंबर 9। आखिरकार उनके सलाम फेरने के बाद हमने उनको सलाम किया और मतलूबा रकम मांगी। कितने पैसे हैं? वो करख्त लहजे में बोले। मैंने कहा 1300 रुपये हाजी साहब। झूठ बोलते हो तुम, मेरी तुमसे 900 रुपये में बात तय हुई थी। मैंने कहा नहीं हाजी साहब, अल्लाह को जान देनी है, पूरे 1300 रुपये में सौदा हुआ था। कहने लगे तुम कसम उठाओ, हम अभी 1300 रुपये देता है। मैं कसम उठाता हूँ, खुदा की कसम मैंने तुम्हारा 900 रुपया देना है। मैंने कहा ठीक है खान साहब, 900 रुपया ही दे दीजिए, हमें ये भी कबूल है, कहीं दूसरी कसम उठाकर उस रकम से भी ना मुकर जाइएगा। बेवकूफ़ी तो उनके घरों की कनीज़ होती है। एक मरतबा हमारे प्लाजे के पठान चौकीदार को हमने बुरा भला कहा तो उसने भी कम नहीं किया। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी ज़बान ही पलीद होगी। बोले हमारा ज़बान कैसे पलीद होगा, हमने कौन सा ज़बान से गंदगी खाया है। तो ये था हमारे पठानों का हाल। वो बुज़ुर्ग भी शायद पठान ही थे। हमारी बात बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आई। कहने लगे ऐसी कौन सी बात है, वो लंडी कोतल में रहते हैं क्या? आप घबराएं मत, मेरे पास मोटरसाइकिल है, 1 लीटर पेट्रोल ही है ना, समझेंगे किसी को ज़कात दी है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि आप ज़कात लेने वाले मालूम होते हैं। उस हातम ताई के बेटे की बात पर मजबूरन मुझे भी हाँ करना पड़ी। अगर मैं ऐसा ना करता तो पता नहीं क्या होता। हम इसी हालत में बाजार से पैदल उसकी वर्कशॉप पर आ गए जहाँ से घोड़ी लेकर गए थे। वो कुर्सी पर बैठ गया और बही खाते वाला रजिस्टर निकालकर हमारा नामो पता तस्दीक करने के बाद हमारी शक्ल नाम से मिलाने की कोशिश करने लगा। जब तमाम नए नक्श नाम के साथ मिल गए तो उसे कुछ सुकून हासिल हुआ। जब वो अपनी सारी तसल्ली से हमको घोड़ी मेकर यानी घोड़ी किराए पर ले जाने वाला वाहिद मुतकल्लम साबित कर चुका तो उसने अपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा ज़रा मेरी गाड़ी की चाबी पकड़ाना। उसके बेटे की हालत ज़ार हमसे देखी न गई। पाँव पर नज़र पड़ी तो जूता टूटा हुआ, कपड़े को देखा तो वो भी किसी फ़कीर के लिबास से कम ना थे। जगह जगह मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों के पैबंद लगे हुए थे। शक्ल सूरत से बाबा बेचारे शाह का मुरीद ख़ास लगा। जब ये जिक्र छिड़ ही गया है तो मैं चाहता हूँ कि लगे हाथों बाबा बेचारे शाह के बारे में इब्तदाई मालूमात से आपको मतला करता चलूँ। बाबा बेचारे शाह तहसील शोरकोट के ज़िला लक्कड़कोट में पैदा हुए। उनके वालिद बुजुर्गवार लक्कड़ के कोट बनाते थे और कभी कभार चमड़े की बनी हुई मसनूआत को भी बेदरेग हाथ लगा लिया करते थे। बाद अज़ां वज़ू करके मुख्तलिफ शोराए कराम के कलाम की तिलावत फरमाते। ऐसा करते करते बाबा बेचारे शाह भी शेर कहने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ वजूह की बिना पर वतन से नकल मकानी करके ज़िला मिंटगुमरी के एक गांव नूरपुर में आ गए। अहले नूरपुर ने कहा बाबा जी आप कहीं और डेरा लगाएं,
ये इलाका तो पहले ही नूर से पुर है। मगर बाबा जी ने उनकी एक न सुनी, उल्टा उनसे नाराज़ हो गए। उनके जलाल की वजह से गांव वाले डर गए और जट्टों जिम्मेदारों ने बड़ी मुश्किल से सुलह करवाई। खैर, सुलह सफाई होने के बाद अहले नूरपुर ने आपकी सलाहियतों को मान लिया। बाद में तहकीक करने पर मालूम हुआ कि ये उनके नाना जी का आबाई गांव है। फत्तू तेली और हनीफा कमियार यहाँ के रईस आज़म थे। उन दोनों हजरात ने बाबा विचारे शाह का भरपूर साथ दिया और कभी भी तनहा ना छोड़ा। जब ये दोनों हजरात फत्तू तेली और हनीफा कमियार लुकमा अजल हो गए तो बाबे बेचारे शाह को किसी ने मुंह ना लगाया। मजीद ये कि तेलियों और कुमारों की रोटियां खाकर जवान हुए और उनके साथ ही बाजमात नवाबों वाली हरकतें भी करते रहे, जो आखिरकार बामे इस्तकलाल को छू गईं। बहरहाल, मिजाज जैसा भी हो, अल्लाह की तरफ से होता है और मिजाज की तरजीहात का तयन भी इंसान के दरियाफ्त होने से पहले ही 7वें आसमान से एक आसमान नीचे फैसला होने के बाद तय हो जाता है। और ज़मीन पर जहाँ कानून पैदा होते हैं वहाँ हातम ताई जैसी शख्सियात भी नमूद पाती हैं। बाबा बेचारे शाह इंतहाई गुर्बत और बेपना कसम पुरसी के बावजूद दौलतमंद और साहिब सरबत दोस्तों के मालिक थे, लेकिन मजाल है कभी किसी से फूटी कौड़ी भी मांगी हो। फिर भी चंद दोस्त बेतलब अता करते रहते, जिनके लिए महज लफ्सी शुक्रिया काफ़ी नहीं। कुछ लखते जिगर ऐसे भी थे जो कई दिहाइयों तक बाबा बेचारे शाह की फाका कशी, नस्ल कशी, रस्सा कशी, खुद कशी और दरीदा दामनी का नज़ारा करके आंखें ठंडी करते रहे। जब मुखलिस दोस्तों का साया सारे मुबारक से उठ गया तो सरकार ने चर्स, भांग और अफीम का बाकायदगी से इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें बेहद तंग करने लगी। आप एक आज़ाद तबा इंसान थे। पहले पहल तो पुलिस को देखकर दौड़ जाते और घबरा कर पकड़ लिए जाते, मगर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके इस काम के कारीगर हो गए। अब आपको थाना जात में किसी किस्म की परेशानी न रहती। बाहर वाली तमाम सहूलतें अंदर ही मुयस्सर हो जाती। गर्ज ये कि इस अजनबी गांव में मोहतरम पुलिस ने बाबा जी का बड़ा ख्याल रखा। इसके अलावा बाबा जी शायर भी थे। आपकी शायरी कई एक अखबारों में बेकायदगी से छपती थी। बाज़ औक़ात कोई गुस्से वाला एडिटर आ जाता तो वो सरे वर्क पर बाबा जी की फ़ोटो के अलावा चंद अशार भी छाप कर सांस लेता। इस तरह आपका शुमार शोहरा आफाक शोहरा में होने लगा। मुख्तलिफ मुशायरों में बगैर दावत के खुद ही चले जाने को तरजीह देते थे और दाद गांठों में बांधकर सर पर रखकर वापस लौटते थे। बाज़ औक़ात तो इतनी दाद मिलती कि कोई ना कोई रक्षा कराना पड़ता। एक आध मरतबा आपके गीत टेलीविज़न पर भी चले, जो कि टेलीविज़न वालों को कोई ख़ास बिजनेस ना दे सके, लिहाजा उन्होंने वो गीत जंगाल शुदा डब्बों में नहायत नफासत के साथ पैक करके रख दिए। उसके बाद आज तक बाबा जी कभी टीवी वालों के पास नहीं गए, क्योंकि उन्होंने पहले गीतों के पैसे भी नहीं दिए थे। बाबा बेचारे शाह अक्सर फरमाते कि गरीब आदमी को सिवाय गरीब होने के और कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर वो कुछ होना ही चाहे तो कौन होने देता है। और जब जलाल यानी गुस्सा में आते तो कहते, मुझे अफसोस है कि अदब की दुनिया में कुछ गैर अदबी अनासर जो जहन में शेरी मसरूफियत ना होने की बिना पर फारगुल बाली और पस्त ज़रफ़ी में मुब्तला हो चुके हैं, उनका किरदार हमेशा मज़मूम रहा है। वो अपने से बेहतर लिखने वालों से हमेशा मुज़ाहम रहे। वैसे तो मैं शायरी को भी फ़न ख्याल करता हूँ, मगर किसी के आगे दीवार खड़ी करने से शायरी के लिए वक्त नहीं बचता, और इस तरह इंसान अच्छा मेमार तो बन सकता है मगर अच्छा शायर हरगिज़ नहीं। हयात तय्यबा के आखिरी मराहल में बाबा बेचारे शाह को किसी ने चारा नहीं डाला, तो आखिरकार इन्हीं कशीदा हालात में वो इस दुनिया फ़ानी से असल दुनिया की तरफ परवाज़ कर गए और आज तक वापस नहीं आए। अब हम असल मौजू पर आते हैं। चुनाचे चाबी लेकर हम लोग पैदल गाड़ी की तरफ चले गए। 10 मिनट की मुसलसल मुसाफत तय करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब हो ही गए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर ली हो। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद हमारी नज़र उस मशीन नुमा चीज़ पर जा पड़ी, जो सन डूड की बनी हुई नहायत ही जलील किस्म की मोटरसाइकिल थी। बल्कि यहाँ ये कहना भी बेजाना होगा कि उसके सिर्फ पैडल नहीं थे, बाकी तमाम पुर्जाजात वही थे जो साइकिल के होते हैं। शायद इसे ग्राहम बेल ने ईजाद किया हो, मगर रसवाई के डर से अपनी ये ईजाद दुनिया के सामने ना लाया हो। ये भी मुमकिन है कि ऐसी नीच हरकत करने पर मुआशरे ने इस पर इल्ज़ाम भी लगाए हों। ना जाने क्या बीती होगी उस आला दिमाग रखने वाले साइंसदान पर। खैर, हमें क्या। गाड़ी की हालत किसी बेतनहा शख्स जैसी थी। वो गर्द में अटी हुई कई दिहाइयों से सुकून फरमा रही थी
उस बेचारी को क्या मालूम था कि अब उसका सुहाना ख्वाब टूटने वाला है। चुनाचे उस खूंखार बुजुर्ग ने बगैर किसी हिलो हुज्जत के नहायत चाबक दस्ती के साथ उसकी गद्दी के बिल्कुल ऐन नीचे से एक नहायत ही बदबूदार और बेरंग कपड़ा निकाला। शायद वो भी जब से बना होगा उसके नसीब में भी नहलाई धुलाई वगैरह नहीं होगी। जो ही उसने कपड़े को साफ करने की गर्ज से झटका, उस बेचारे की चीखें निकल गई। अलबत्ता मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चला। इस मौके पर हमारी नाक के तमाम पुर्जों ने हड़ताल कर दी। ऐसे मौक़ों पर ऐसा होना अच्छा शगुन होता है, क्योंकि इस तरह पता चलता रहता है कि नाक की पैदाइश का असल मकसद क्या है। इस तरह से मैं भी मजबूर था, उससे दूर ना जा सका। करीब खड़ा उस बेचारी का जायज़ा लेता रहा। इस वाक़ये का वाहिद मुजरम मैं ही तो था, जो एक घोड़ी की वजह से इतनी कड़ी सज़ा का मुस्तहिक ठहरा जो कभी फरामोश ना की जा सकेगी। अब इस सौदागराने घोड़ा पौड़ी ने गाड़ी की सफाई शुरू की, जो सब्र आजमा हद तक तवील थी। पहले तो उस बंदा खुदा ने मोटरसाइकिल के बेजान आज़ा को अपने फेफड़ों के ज़ोर से कार्बन डाइऑक्साइड फराहम की, ताकि ताज़ा पड़ी हुई मिट्टी आसानी से उड़ जाए। मगर ये अमल कारआमद साबित ना हो सका, इसलिए कि मिट्टी जम चुकी थी। अपना जादू बेअसर होता देखकर उन्होंने गाड़ी की जंबील नुमा टैंकी के नीचे से एक और कपड़ा बरामद किया और गाड़ी के साथ कसाइयों जैसा अमल शुरू कर दिया। ये काम गाड़ी के लिए इंतहाई तकलीफ का बायस बना। इस आफत नागहानी पर गाड़ी ने एहतजाज किया। तमाम पुरजाजात अपनी अपनी ज़बान में कारीगर से बाजमात माफ़ी मांगने लगे, मगर वो साहिब इन्हमाक से अपने काम में मसरूफ़ रहे। गाड़ी का वो हिस्सा सबसे ज़्यादा मशक़ सितम का निशाना बना, जहाँ गर्द ज़्यादा थी। वो अपने मुंह से ज़बरदस्ती थूक उगलवाता और उस बेज़बान गाड़ी पर दे मारता। मैंने जब ये बेहुदा मंजर देखा तो मुझे सख्त गुस्सा और शर्मिंदगी महसूस हुई। गुस्सा इसलिए कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ऐसे इंसान पाए जाते हैं जो हरकतों में जानवरों से भी चंद कदम आगे हैं। मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि इंसान पहले बंदर था। इसके साथ साथ मैं उन हालात पर भी गौर कर रहा हूँ कि बंदर किसी ज़माने में एक वाक़या ही इंसान रहा होगा। और शर्मिंदगी इसलिए कि मुझे इस इंसानवर के साथ उस्ताद मोहतरम के पास जाना पड़ेगा। उसे यूं सफाई करते देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसे सितारा सफाई से नवाजा हो। खैर, बंदा परवर ने सफाई का काम इंतहाई सफाई के साथ किया और वक्त ज़ाया किए बगैर जेब से चाबी निकाली और सिसकियाँ बरतती हुई गाड़ी को लगा दी। गाड़ी में हलचल हुई। तमाम पुर्जे अपना अपना काम करने के लिए दौड़े, मगर चंद लम्हात के बाद गाड़ी हिचकियाँ लेती हुई बंद हो गई। गाड़ी की इस हरकत पर मैंने कहकहा लगाया। जल्लाद नुमा दो हेकल कारीगर ने धमकी आमेज आंखों से मेरी तरफ यूं देखा जैसे मुझसे उस सदी की सबसे बड़ी गलती सरजद हो गई हो। कारीगर के ये तेवर देखकर मेरे होंठ बुझ गए। अपने साबका तजर्बात के यूं जनाजा निकलता देखकर उसने गाड़ी को एक भरपूर किक लगाई, मगर बेसूद। दो कहकहे लगाने के बाद गाड़ी ने पहले वाली हरकत दोहराई और चुपचाप खामोश हो गई। मैंने भी चंद लम्हे गाड़ी की नकल उतारी और खामोश हो गया। अजब मजाक था ये गाड़ी का इंसान के साथ। बेजान चीज़ों को इंसानों के साथ ऐसा मजाक हरगिज़ जेब नहीं देता। कारीगर इस मजाक की ताब न लाते हुए जारहाना अंदाज में गाड़ी की तरफ बढ़ा और पै दर पै किक्के मारने लगा। ये एक इंतहाई दिलचस्प मंजर था। कारीगर किक्के मारे जा रहा था और गाड़ी हंसते हंसते बेहाल हो रही थी, जैसे उसकी बेबसी पर हंस रही हो। तमाम कुलियाजात फेल होते देखकर उसने मुझे नुस्खा नंबर 1, 2, 3 इस्तेमाल करने के लिए पुकारा। ये बिगड़ी हुई गाड़ी को चलाने का आखिरी तरीका है जो स्टार्ट ना हो रही हो। सो मैंने गाड़ी को धक्का लगाने के लिए खुद को जहनी और असाबी तौर पर आमादा किया और एहतियातन अपनी शर्ट अंदर कर ली ताकि आने वाली किसी भी आफत से महफूज रह सकूं, और धक्का लगाना शुरू कर दिया। अभी 15-20 कदम ही धक्का लगाया होगा कि गाड़ी से स्टार्ट होने की मानूस आवाज़ें कानों से टकराईं। हमने हप हप हर्रे का फलक शगाफ नारा लगाया और दिल ही दिल में गाड़ी का शुक्रिया अदा करने लगे। मगर कुछ दूर तक रेंगने के बाद गाड़ी के आसाब जवाब दे गए और वो फिर बंद हो गई, और हमारा गुस्सा सातवें आसमान से टकराते टकराते बचा। इतना गुस्सा कभी नहीं आया था जितना उस वक्त आया, और कारीगर बड़े मज़े से गाड़ी पर बैठा कह रहा था, धक्का लगाओ भाई, जवान आदमी हो, और जोर लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। तुम कैसे जवान हो कि गाड़ी स्टार्ट नहीं करवा सकते? हमने अपने बिखरे हुए आसाब को जमा किया
اور پہلے سے زیادہ زور آزمائی کرنے لگے، مگر نتیجہ وہی رہا جو اس سے پہلے ہم بھگت چکے تھے۔ گاڑی نے ہی کی اور چپ۔ ہمیں ایسا لگا جیسے گاڑی ہماری نقل اتار رہی ہے۔ اس پر ہم نے انتہائی غصے کے عالم میں گاڑی کو سلواتیں سنانا شروع کر دی، بلکہ اس یادگار موقع پر چند نئی خوبصورت گاڑی بھی ایجاد ہوئی جو بیان سے باہر ہیں۔ اس کے بعد دھکے کا تیسرا راؤنڈ شروع ہوا۔ کاریگر نے بھی ہمیں حوصلہ دیا کہ اب گاڑی گرم ہو گئی ہے، جلد سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ سن کر ہمارے دھکا لگانے کے عمل میں حیرت انگیز تیزی آ گئی۔ یہ تو مجھے اس وقت پتہ چلا جب گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو داد دی اور اپنی سانسیں درست کرنے کے لیے رک گیا۔ اتنے میں کاریگر کی آواز کانوں سے ٹکرائی، بھائی جلدی سے گاڑی پر بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ یہ کمبخت پھر بند ہو جائے۔ ایسی منحوس باتیں زبان سے مت نکالو، میں نے کاریگر سے کہا، اور اس سے پہلے کہ اس کی یہ بات گاڑی تک پہنچتی میں بڑی بے دردی سے پلاکی مار کر گاڑی پر سوار ہو گیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی خطرناک درندے کو قابو کیا ہو۔ گاڑی کافی بہتر رفتار کے ساتھ رواں ہوئی۔ کاریگر کی تو یہ حالت تھی کہ خوشی سے جھوم رہا تھا جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ میں پیچھے بیٹھا ہوا انہی عجیب و غریب خیالات میں غرق تھا کہ گاڑی کا ایک شاندار جھٹکا لگا اور خاموشی چھا گئی، بالکل ایسے جیسے کسی مریض کی آخری سانسیں نکلتی ہیں۔ میں آہستہ سے نیچے اترا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آنے والے سنگین وقت کے بارے میں سوچنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہمارے قرب و جوار میں تماشائی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ ایسے موقع پر لوگوں کا جمع ہونا اتفاق میں برکت کے موضوع کا مکمل تشریح ہے۔ میں نے محو تماشا بچوں کی طرف گور بین سے دیکھا، بزرگوں کی طرف بھی مشکوک نگاہوں کے تیر چلائے جیسے میں ان تمام کو کچا کھا جاؤں گا۔ ایک طرف چند بزرگ عورتیں ایک دوسری کے کانوں میں کانا پھوسی کر رہی تھیں جیسے وہ موٹر سائیکل کو پہچان رہی ہوں کہ کہیں یہ ان کے کسی عزیز کی ہی نہ ہو۔ چند نامعلوم خوبصورت زنانہ چہرے بھی مجمع کا حصہ بن گئے۔ کاریگر کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی لوگوں کو، بالکل ایسے جیسے کوئی شخص قریب المرگ ہو اور عیادت کے لیے آنے والے کے چہروں کو آخری بار دیکھ رہا ہو۔ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر مشتمل ہجوم کو چیرتا ہوا کاریگر کی طرف بڑھا۔ اس نے مجھے قریب پا کر ہوش کے ناخن لیے اور لوگوں سے گویا ہوا، جاؤ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے کیا؟ یہ سب کہتے ہوئے اس کا خون سفید ہو رہا تھا۔ بھائی سیانے کہتے ہیں کہ جس کا خون سفید ہوتا ہے اسے بواسیر ہوتی ہے، اور یہ ایک جان لیوا مرض ہے۔ کاریگر کے کہنے پر ہجوم میں سے چند شریف لوگوں نے گھروں کی راہ لی اور باقی ماندہ لوگ بدستور وہیں جمے رہے۔ میں نے بھی کاریگر سے توجہ ہٹا لی اور مردم شناسی میں مصروف ہو گیا۔ ہر چہرے کی چھان بین کی مگر کوئی چہرہ شناسا نہیں نکلا۔ جب میں اچھی طرح سب چہروں کی زیارت کر چکا تو سب لوگ مجھے دیکھنے لگے جیسے میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے نظریں نیچی نہیں کی اور بغیر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بآواز بلند کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہاں کھڑے ہو کر کیوں اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہو؟ یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے کیا؟ لنگر کا نام سن کر کچھ لومڑی خصلت لوگوں کے منہ میں پانی بہر آیا، مگر ان کی یہ حسرت دل میں ہی رہی۔ باقی ضدی قسم کے لوگوں کو میں نے ہاتھ باندھ کر کہا، خدا کے واسطے اب آپ لوگ بھی چلے جائیں۔ یہ ہدایت کرنے کے بعد میں نے کاریگر کی طرف دیکھا، اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں سمجھا شاید سگریٹ مانگ رہا ہے۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا، بھئی کسی کے پاس سگریٹ ہوگا؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر سگریٹوں کی بارش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے چندر مکھی کا مجرا ہو رہا ہو اور چند باز اوق ناظرین نوٹ نچھاور کر رہے ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی گھوڑا پوڑی کی قسط نمبر 9، جس کو آپ نے انجوائے کیا، اور آئندہ ویڈیو میں ہم اس کی قسط نمبر 10 پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں قسط نمبر 10 کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔